एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में कुछ चीज़ें बताई। आज हम सौरमंडल से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे सौरमंडल। क्या डालेंगे? सौरमंडल। ठीक, सौरमंडल के बारे में सुनिए। सौरमंडल किसे कहते हैं? जिसमें सूरज, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड मिलके सौरमंडल का निर्माण करते हैं, जिसे हम सौर परिवार या सौरमंडल कहते हैं। तो क्लास 6 की NCERT इतना ही आपको जानना है। सौरमंडल जिसमें सूर्य, ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड। कुछ अन्य खगोलीय पिंड कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि जो मैंने सूरज बताया, ग्रह बताया, उपग्रह बताया, ये खगोलीय पिंड नहीं है। ये सभी खगोलीय पिंड हैं, लेकिन कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे उल्कापिंड व क्षुद्र ग्रह मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, जिसे हम सौर परिवार या सौरमंडल कहते हैं। ठीक, अब इसके बारे में सूरज के बारे में हम बेसिक सी चीज़ें जानते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे सूर्य। सूर्य के बारे में जानिए। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह क्या है कि गर्म गैसों का बना हुआ है। ठीक, यह सौरमंडल को अपने खिंचाव बलों द्वारा बांधे रखता है। ठीक, यह पूरे सौरमंडल का प्रकाश व ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। ठीक, ये मतलब ये क्या क्या मैंने बताया कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य अपने गर्म गैसों का बना हुआ है। सूर्य खिंचाव बल द्वारा सौरमंडल को बांधे रखता है। ठीक, और सौरमंडल में सूर्य प्रकाश व ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। ठीक, इसके बाद हम ग्रह पे चलते हैं। तो ग्रह किसे कहते हैं आपको बता दें। इसके पहले ग्रह किसे कहते हैं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो ग्रह के बारे में कुछ बताएं कि सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, कैसे हैं। ठीक, तो सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कौन कौन से? दूरी के अनुसार आप लोग लिख लीजिएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये 8 ग्रह हैं। 9वां ग्रह यम था, जो 2006 में हटा दिएगा। उसे एक बौना ग्रह साबित, मतलब वह ग्रह की परिभाषाओं को परिभाषित नहीं कर रहा था, इसलिए वह बौना ग्रह की श्रेणी में चला गया। ठीक, तो क्या बताया ग्रह के बारे में मैं? इसके पहले मैंने ग्रह के बारे में परिभाषा बताया था कि वो ऐसा पिंड, मतलब ऐसा खगोलीय पिंड जिसके पास ना तो अपना प्रकाश होता है, ना तो अपनी ऊष्मा होती है। वो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित व ऊष्मा ग्रहण करते हैं। दूसरों के प्रकाश का मतलब यहाँ तारों से, अर्थात तारों से प्रकाश व ऊष्मा ग्रहण करते हैं। ठीक, लेकिन मैं यहाँ आपको सौरमंडल में कितने ग्रह हैं और डिस्टेंस मतलब दूरी के अनुसार मैं व्यवस्थित करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक, तो कौन कौन से ग्रह हैं आप दूरी के अनुसार? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक, ये 8 ग्रह हैं। ठीक, इसके बाद ये सारे ग्रह सूर्य का एक निश्चित पथ दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। तो कक्षा किसे कहते हैं? यहाँ एक शब्द और मिला, कक्षा। ग्रह सूर्य का एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाती हैं, जिसे हम कक्षा कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम पृथ्वी को एज ए ग्रह पढ़ेंगे। क्या? तो आप लोग हेडिंग डालेंगे पृथ्वी। देखो, काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें ही मैं बता रहा हूँ, इतना ही आपको पढ़ना है क्लास 6 के जियोग्राफी NCERT में, क्योंकि मैं क्लास 6 की चीज़ें बता रहा हूँ। तो आप सोच रहे होंगे
सारी की सारी चीज़ें लिमिटेड हैं, वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक। और आगे ये सारी की सारी चीज़ें मिलेंगे। अब पूरा डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे 7th का हो गया, 8th का हो गया, 9th का हो गया, 10th का हो गया, 11th का हो गया, 12th का हो गया। जब हम आगे बढ़ेंगे तो सारी चीज़ों के बारे में एक एक एक्सप्लेन करके के डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो लेकिन क्लास 6 के एनसीईआरटी में इतनी ही चीज़ें हैं, मैं सारी की सारी चीज़ें क्लास 6 के एनसीईआरटी का आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। तो आप हेडिंग पृथ्वी डालेंगे। अब पृथ्वी के बारे में देखिए, पृथ्वी दूरी के अनुसार सौरमंडल का तीसरा ग्रह है, जबकि आकार के मामले में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ये दोनों के दोनों प्रश्न आए हुए हैं वनडे एग्ज़ाम, यहाँ तक कि अगर 90 के पहले भी आयोग ने भी प्रश्न पूछे हुए हैं इससे, ठीक। आकार नहीं, आकार के हिसाब से 5वां बड़ा आकार है, ठीक। तो क्या मैंने बताया कि पृथ्वी दूरी के अनुसार तीसरे स्थान पे, जबकि आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इसके पास अपना एक उपग्रह अर्थात चंद्रमा है, ठीक। पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है, जिसे भूआभ कहते हैं। भूआभ का मतलब होता है कि पृथ्वी के समान आकार, कोई आप वस्तु लेंगे जिसके ध्रुव, जिसके सेंटर पे अगर थोड़ा दबा हुआ होगा तो उसको भूआभ कहा जाता है, मतलब पृथ्वी के समान, ठीक। तो मैंने पृथ्वी के बारे में क्या बताया कि पृथ्वी दूरी के अनुसार तीसरा, आकार से 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक। और पृथ्वी के बारे में कुछ जाने कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा सौरमंडल में एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन संभव है, ठीक। पृथ्वी को हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो हमको पृथ्वी नीला दिखाई देती है। ये भी प्रश्न आयोग ने पूछा हुआ है, और वनडे एग्ज़ाम में तो पूछते रहते हैं छोटे मोटे एग्ज़ाम में कि पृथ्वी हमें अंतरिक्ष से कैसी दिखाई देती है, नीला दिखाई देती है, ठीक। अब इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे चंद्रमा। क्या डालेंगे? चंद्रमा। चंद्रमा, चंद्रमा के बारे में जानते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यहाँ उपग्रह शब्द आया है तो उपग्रह को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि उपग्रह किसे कहते हैं। उससे पहले चंद्रमा को क्लियर कर लेते हैं, ठीक। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ठीक। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, ठीक। फिर भी वो हमें इतना बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वह पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है। कितना नज़दीक है? 3,84,400। ये फैक्ट आप लोग लिख लीजिएगा। क्या कितना डिस्टेंस है? 3,84,400, ठीक। ये डिस्टेंस आप लोग लिख लेंगे। अच्छा ये बताइए कि अभी मैंने शायद पृथ्वी वाले सेगमेंट में आपको ये नहीं बताया कि पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है। तो आप ये भी लिख लीजिएगा फैक्ट, पृथ्वी सूर्य से कितनी दूर है? 15 करोड़। कितना? 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक। तो आप चंद्रमा के बारे में फिर से सुनिए कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। उसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। फिर भी वो हमें इसलिए इतना बड़ा दिखाई देता है क्योंकि वह पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है। और नज़दीकी का फैक्ट कितना है? 3,84,400 किलोमीटर। मतलब आप समझ सकते हैं, अगर तुलना करेंगे पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, तो आप समझ सकते हैं कि वह कितना नज़दीक है, ठीक। तो मैंने चंद्रमा के बारे में क्या बताया कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। उसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, ये भी पूछा गया है प्रश्न, ठीक। और कितना डिस्टेंस पे स्थित है? 3,84,400 किलोमीटर, ठीक। आगे चलते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? 27 दिन। और लगभग उतना ही दिन में वो अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। इसलिए हम चंद्रमा का केवल एक ही भाग देख पाते हैं, ठीक। एक ही भाग देखा वो, और पिछला भाग उसका हम लोग नहीं देख पाते। और जो भाग नहीं देख पाते उसको क्या बोलते हैं? डार्क मैटर। डार्क मैटर का ये मतलब नहीं हुआ कि वहाँ अंधेरा है, मतलब वो, इसका मतलब ये है कि जिस पार्ट को हम लोग नहीं देख पाते उसको डार्क मैटर कहते हैं, ठीक। तो ये था
चंद्रमा के बारे में एक सी बेसिक सी जानकारी। क्या कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। फिर भी वो हमें बड़ा दिखाई देता है क्योंकि वह पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक स्थित है, मात्र 3,84,400 किलोमीटर। ठीक, पृथ्वी मतलब चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में 27 दिन लेती है और उतने ही दिन में वो अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। इसलिए उसका हमें लोगों को हमेशा एक ही पार्ट दिखाई देता है, एक ही भाग दिखाई देता है, और जो भाग नहीं दिखाई देता उसको हम लोग डार्क मैटर कहते हैं। और यहाँ डार्क मैटर का मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ अंधेरा है, क्योंकि डार्क मैटर का मतलब जो भाग हमको दिखाई नहीं देता है। ठीक, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, तो हम लोगों को यहाँ उपग्रह शब्द मिला है। तो उपग्रह आप लोग हेडिंग डाल देंगे, क्या? उपग्रह। उपग्रह के बारे में बता दें, सारी चीजें ग्रहों जैसा ही है, केवल एकमात्र अंतर है। वो क्या अंतर है कि उपग्रह अपने ग्रह का चक्कर लगाता है। मतलब जैसे चंद्रमा अपना एक उपग्रह है तो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, अगर दूसरे ग्रह का कोई उपग्रह है तो वो उस ग्रह का परिक्रमा करता है। ठीक, उपग्रह यहाँ दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक उपग्रह होता है, एक मानव निर्मित उपग्रह होते हैं। ठीक, प्राकृतिक उपग्रह वो है जैसे चंद्रमा आपका हो गया, और मानव निर्मित मतलब कृत्रिम उपग्रह वो है जो अलग अलग देशों के वैज्ञानिक जो एक उद्देश्य के लिए वो उपग्रहों को लॉन्च करते हैं, जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम को बनाए रखना, संचार व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, और मतलब जैसी आवश्यकता पड़ती है उनको। मान लीजिए सैटेलाइट प्रक्षेपण करते हैं तो उससे वो लोग क्या करते हैं कि मतलब बॉर्डर की सुरक्षा के लिए, मतलब उनका अलग अलग पर्पज़ होता है, तो वो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। दो सैटेलाइट, प्राकृतिक और कृत्रिम। ठीक, आप लोग जान गए इसके बारे में। अब हम आपको बताएंगे क्षुद्र ग्रह के बारे में, तो आप हेडिंग डाल लेंगे क्षुद्र ग्रह। ठीक, ग्रह, उपग्रह, तारा के अतिरिक्त कुछ अन्य खगोलीय पिंड जो है सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और क्षुद्र ग्रह की एक बहुत मुख्य विशेषता यह है कि क्षुद्र ग्रह बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के बीच में रहते हैं। ठीक, और सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक, अब अगर हम आगे चलें तो उल्का पिंड के बारे में एक बेसिक सी जानकारी पाएं। देखो इतना ही हमको जानना है क्योंकि 6th की एनसीईआरटी पढ़ना है भैया, तो हम लोगों को केवल इतना ही समझना है, बेसिक चीज़ें बस। ठीक, अब हम लोग चलते हैं उल्का पिंड, आप लोग हेडिंग डालेंगे उल्का पिंड। देखिए अब मैं आपको बताऊं, देखो जैसे संसार की उत्पत्ति के बारे में आप समझ लो कि क्षुद्र ग्रह के बारे में मैंने आपको बताया कि भाई क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है पट्टी में फैली होती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। देखो क्षुद्र ग्रह पे जो है कई उपग्रह, अपने कृत्रिम उपग्रह जापान ने भेजा है, मतलब भेजने का उनका जो भी था, मतलब समझ लो कि उनका ऐसा अनुमान है कि अगर हम क्षुद्र ग्रह पे अगर हम सैटेलाइट भेजते हैं और वहाँ की सारे सैंपलिंग टेस्टिंग का काम करते हैं तो हम संसार की उत्पत्ति के बारे में एक बहुत ही सटीक जानकारी लोगों को दे सकते हैं। देखिए संसार की उत्पत्ति के बारे में आज भी ये जो है एक कह सकते हैं कि एक अनसुलझी गुत्थी है भाई, सब लोग अनुमान पे ही सब लोग सारी चीज़ें बताए हैं, ये पूरी तरह से प्रमाणित नहीं कर सकते, सबका अनुमान ही है। तो वो लोगों का मानना यही है कि अगर मतलब जैसे जापान और अमेरिका डिफरेंट मतलब अलग अलग देश जो उपग्रह लॉन्च करते हैं, उपग्रह लॉन्च करके वो क्षुद्र ग्रह पे अपना मिशन भेजते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम संसार के बारे में, उत्पत्ति के बारे में एक सटीक सी जानकारी संग्रहित कर सकें। बिग बैंग थ्योरी सबसे प्रमाणित है, ये बात अलग है, लेकिन लोग क्षुद्र ग्रह पे अपना मिशन भेजते हैं और उसका अनुमान मतलब लगाने की कोशिश करते हैं कि हम पृथ्वी मतलब संसार की उत्पत्ति के बारे में एक बहुत ही सटीक सी जानकारी ले सकें। ठीक, तो उल्का पिंड किसे कहते हैं, हम लोग यहाँ पहुँचे उल्का पिंड।
देखिए उल्का पिंड क्या है कि छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े होते हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते होते हैं, ठीक। ये अस्थायी होते हैं, ठीक। ये क्या है कि कभी कभी ये वायुमंडल मतलब आकाश से पृथ्वी पर भी, सौरमंडल से पृथ्वी पे भी गिर जाते हैं, ठीक। और जो गिर जाते हैं तो बड़ी क्षति का मतलब क्षति करके जाते हैं, मतलब काफ़ी क्षति हो जाती है उनसे। वो इतने ज़्यादा मतलब स्ट्रांग होते हैं कि वो इतने स्पीड से गिरते हैं कि जहाँ गिरते हैं वहाँ खड्डा बन जाता है। तो उल्का पिंड जैसे मान लीजिए अब आकाश से आ रही है सारी चीज़ें काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके, तो वो समझ लो कि इतना स्पीड होता है उसमें कि वो एयर के फ्रैक्शन से, मतलब वायु के ही फ्रैक्शन से वो ऊपर ही जल जाते हैं, और जो बचते हैं वही नीचे आते हैं और काफ़ी ज़्यादा नुकसान करते हैं, ठीक। ऐसा लेके लोगों का अनुमान था कि उल्का पिंड जैसे हम जैसे डायनासोर के मतलब डायनासोर का अंत कैसे हुआ, तो लोग यही अनुमान लगाते हैं कि उल्का पिंड कि गिरने की वजह से डायनासोर एक विशाल प्रजाति का अंत हुआ। आप समझ सकते हैं कि उल्का पिंड कितना ज़्यादा खतरनाक है, कि मतलब अगर एक बड़ा उल्का पिंड अगर गिर जाए तो आप समझ सकते हैं कि उतनी स्पीड होगी उसकी कि पूरा का पूरा मतलब वाइब्रेट कर जाएगा पूरा का पूरा पृथ्वी, ठीक। हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्षुद्रग्रह, उल्का पिंड। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। आप लोग देखते होंगे आकाश में जब देखते हैं शाम को तो एक प्रकाश की पट्टी दिखाई देती है हम लोगों को, एक प्रकाश की पट्टी दिखाई देती है आकाश में, उसको क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। हमको क्या मिला, आकाश गंगा। हेडिंग डाल लेंगे आकाश गंगा। देखिए यहाँ आकाश गंगा का नाम का मतलब ऐसा, मतलब उसका नाम कैसे पड़ा भाई, आकाश गंगा नाम कैसे पड़ा, तो आपको दिखाएं कि जो सफ़ेद पट्टी होती है वो एक प्रवाहित धारा की तरह प्रदर्शित होती है, जैसे कोई नदी बह रहा है, जैसे प्रकाश की नदी बह रही है, ठीक, उसी जैसा लगता है, इसलिए उसका नाम आकाश गंगा पड़ा है। आकाश गंगा क्या है कि प्रकाश की एक पट्टी, मिल्की वे प्रकाश की एक पट्टी होती है जो हमको सीधे दिखाई देती है, वो आकाश आसमान में दिखाई देती है, वो आकाश गंगा होती है, ठीक। आकाश गंगा जो हमारा सौरमंडल है आकाश गंगा का ही भाग है, ठीक। और ब्रह्मांड, और आपको बताएं कि ब्रह्मांड, अब ब्रह्मांड के बारे में आप जान लो कि ब्रह्मांड क्या है, कि हम जितना विशाल किसी चीज़ का स्वरूप मतलब संसार का स्वरूप जितना विशाल स्तर पे कर सकते हैं, जितने बड़े स्तर पे कर सकते हैं, आप ब्रह्मांड कह सकते हैं उसको। आप समझ लीजिए कि ब्रह्मांड में असंख्य आकाश गंगाएं हैं, असंख्य तारे हैं, मतलब जिसकी गणना करना आप समझ लो बहुत मुश्किल है, ठीक। अभी वहाँ तक पहुँचने में वैज्ञानिकों को अभी बहुत दशक या सदी लग सकते हैं, ठीक। तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड क्या है, कि ब्रह्मांड में आप समझ लो कि ब्रह्मांड सबसे बड़ा परिवेश है, आप समझ लो कि जिसमें आपके कई आकाश गंगाएं, तारे, ग्रह व उपग्रह या बहुत सारे खगोलीय पिंड रहते हैं, ठीक। तो मैंने इन सब चीज़ों को आपको क्लास 6 के सेकंड पार्ट में बताया एनसीईआरटी में, उसके पहले मैंने आपको जो बताया, और ये अब यहीं आप समझ लीजिए कि क्लास 6 एनसीईआरटी का पहला लेसन सौरमंडल में पृथ्वी की समाप्ति हो गई है, जिसमें आज मैंने आपको सौरमंडल बताया, सूर्य बताया, ग्रह बताया, कक्षा बताया, पृथ्वी बताया, चंद्रमा बताया, उपग्रह बताया, क्षुद्र ग्रह बताया, उल्का पिंड बताया और आकाशगंगा को बताया। एक बहुत ही व्यवहारिक भाषा में, एक बहुत ही व्यवहारिक शब्दों में, एक बहुत ही व्यवहारिक सेंटेंस में सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड किया मैंने, ठीक। अब अगले लेसन के साथ एक बार हम फिर से आप लोगों के साथ आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार और बाय। और सब लोग अच्छे से तैयारी प्रिपरेशन करते रहिएगा, हम सारी चीज़ें आप लोगों को एक वे मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से देते जाएंगे। देखिए भाई, सबसे बड़ी बात है, मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ काफ़ी इरिटेटिंग टाइप के लगते होंगे, मतलब थोड़ा अनबिहेवियर समझ लो आप, कि आप ऐसे छोटे छोटे चीज़ों को जानते ज़रूर हैं लेकिन बिहेव में होता नहीं है, तो हम ऐसे छोटी चीज़ों को भी मिस कर देते हैं। अभी समझ लो, जैसे आप समझ लीजिए कि सौरमंडल के बारे में आप पूछ लीजिए, एक प्रिपरेशन मतलब तैयारी करने वाला स्टूडेंट आयोग मतलब स्टेट लेवल पीसीएस हो, आईएएस की तैयारी कर रहा हो, आप उससे सौरमंडल के बारे में पूछ लें। ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर बच्चों को क्या होगा कि वो नहीं बता पाएंगे,
ऐसा नहीं कि सबको नहीं आता है, ज़्यादातर को आता भी रहेगा, लेकिन वो सारे शब्दों को एक अच्छे तरीके से जोड़ के परफेक्ट सेंटेंस, मतलब बोलने में अच्छा लगे। सौरमंडल समझ लो कि वो एक अच्छा सेंटेंस बनना चाहिए, मतलब सारे शब्दों को जोड़ के आप एक सेंटेंस एक वे में अगर बताएंगे तो वो चीज़ें अच्छी लगती है। अभी सपोज दैट आप एग्ज़ाम के मेंस एग्ज़ाम में बैठे हुए हो, आपको सौरमंडल के बारे में पूछ लेता है, तो भाई आप सोचने में समय आपका ज़्यादा चला जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें हमारे बिहेव में रहेंगी तो हम तुरंत आसानी से उसको लिख देंगे। तो क्लास 6 की NCERT ही पढ़ा रहा हूँ, सारी चीज़ें शॉर्ट छोटे छोटे मैंने बताया, भाई इतना ही है क्लास 6 के NCERT में। ठीक, तो पहला लेसन समाप्त हुआ, फिर आपको नए सेगमेंट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।